चलिए स्टार्ट करते हैं आपके नए टॉपिक से, जो कि है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स वो होते हैं जिसके थ्रू हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ओके, तो वहाँ पे जाके सैटेलाइट को वो कैरी करता है और फिर वहाँ पे जाके वो उससे सैटेलाइट निकल जाता है और अपने ऑर्बिट में घूमने लगता है। उसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू सैटेलाइट हमारे अर्थ से ऑर्बिट में पहुंचता है। ठीक है, उसे कैरी करने वाला। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जो उसका फंक्शनिंग है सैटेलाइट का, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड है। ठीक है, देन द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल. The gas produced due to combustion of fuel expands due to high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. यानी कि यहाँ पे क्या है कि गैस प्रोड्यूस होता है फ्यूल से और एक्सपैंड हो जाता है, और उसके हाई टेम्परेचर से क्या होता है, फोर्सफुली जो सैटेलाइट होता है वो लॉन्च होता है। इसीलिए जब वो लॉन्च होता है तो नीचे से देखो बहुत सारा धुआं और ऐसे आग के लपटें निकलती हैं। ठीक है, एज अ रिएक्शन ऑफ दिस द थ्रस्ट एक्ट ऑन द व्हीकल विच ड्राइव द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस। अभी ये जो फोर्स होता है ये बहुत तेज़ होता है, इसलिए इस फोर्स से जो व्हीकल होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बहुत तेज़ी से बहुत हाई स्पीड में वो स्पेस की तरफ जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, then the structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite and type of the satellite orbit. The fuel of the vehicle also depend on these factors. यानी कि यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्च व्हीकल का वो सैटेलाइट के वेट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सैटेलाइट है और उसका कितना वेट है, वो किस टाइप के ऑर्बिट में सैटेलाइट ऑर्बिट में जाने वाला है। देन द फ्यूल ऑफ द व्हीकल जो है वो भी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितना बड़ा और उसका वेट कितना है, उसी हिसाब से उसमें फ्यूल का सिस्टम भी लगाया जाता है, यानी कि फ्यूल भरा जाता है। देन द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। यानी कि अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो भी सैटेलाइट व्हीकल नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे फ्यूल का भी एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतना ही फ्यूल इसमें लगेगा ऑर्बिट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम को दस द व्हीकल हैज़ टू कैरी अ लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विद इट। यानी कि इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में व्हीकल को अपने साथ फ्यूल लेके जाना होता है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लॉन्च व्हीकल विद मोर देन वन स्टेज और आर यूज। यानी कि यहाँ पे क्या है कि लॉन्च व्हीकल को एक से ज़्यादा स्टेजेस में यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें, जैसे कि आप समझो कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा पेट्रोल लेके तो नहीं जाते हो ना, तो इसलिए उसे स्टेप वाइज में स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कि वो कैरी तो करेगा बट वो पूरा एक साथ नहीं भर देगा, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूल कंज्यूम कर लेगा। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि वो जो उसका स्टेजेस के कारण जो सैटेलाइट का वेट होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल कंसीडर लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 स्टेज। ठीक है, समझो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 2 स्टेजेस हैं। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। यानी कि व्हीकल को लॉन्च करने के लिए पहला स्टेज यूज़ किया जाता है। दिस इम्पार्ट्स द स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एंड टेक इट टू अ सर्टेन हाइट। यानी कि ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी यूज़ करता है, व्हीकल को एक सर्टेन हाइट तक ले जाता है। वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एग्जॉस्ट द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, फॉल आइदर इनटू अ सी और एन अनपॉपुलेटेड लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ख़त्म हो जाएगा फ्यूल टैंक तो वो क्या हो गया, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, व्हीकल की बॉडी से, और वो या तो सी में गिरेगा आके या तो
जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि अनपॉपुलेटेड लैंड पे गिरेगा, बिकॉज उसमें कैमराज होते हैं और उसी के थ्रू वो मतलब प्रेडिक्ट कर लेता है कि हमें कहाँ पे गिरना है। बिकॉज ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप पॉपुलेटेड जगह पे कोई गिरेगा, लोगों के अंदर लोगों को डर लगने लगेगा ना ऑब्वियसली कि यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट गिरेगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए वो अनपॉपुलेटेड लैंड और सी वगैरह में गिरता है। एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्ट, द फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज इज इग्नाइटेड। ठीक है, जैसे ही पहला स्टेज का फ्यूल खत्म होगा, दूसरे स्टेज का फ्यूल ऑटोमेटिकली व्हीकल कंटेन कर लेगा। द वेट नाउ बीइंग रिड्यूस, द व्हीकल कैन मूव द हाईएस्ट स्पीड, ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स आर मेड ऑफ आइदर 2 और मोर स्टेजेस, यानी कि सारे ही जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेज यानी कि 2 या 3 स्टेजेस के बनाए जाते हैं। एज एग्जाम्पल, the structure of a polar satellite launch vehicle, that is PSLV, is developed by ISRO of India is shown in the figure 10.5। यानी कि ये जो फिगर है, ये आप अगर ये फिगर देखोगे तो यहाँ पे ये सैटेलाइट लॉन्च है PSLV जो इसरो ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये पार्ट नहीं दिखा था, ये भी आप रीड कर लो। यहाँ पे पोलार सैटेलाइट जो है वो इसरो ने डेवलप किया था। ओके, सो ये है स्पेस शटल। ठीक है, ये बनाया था किसने? 10.5A में ये जो है ये है इसरो ने बनाया हुआ PSLV। ठीक है, ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये है स्पेस शटल। ठीक है, सो द लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे देखते हैं हम नीचे लिखा है, द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। USA has therefore developed space shuttle which returns to the earth except for the fuel tank and can be reused for multiple launches। यानी कि USA ने एक स्पेस शटल बनाया है जो कि अर्थ पे वापस, मतलब फ्यूल टैंक को भरने के बजाय अर्थ पे वापस आ सकता है अपने आप, और फिर वो वापस से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उसे लॉन्च किया जा सकता है, सेफ लैंडिंग होती है बिकॉज उसकी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। ठीक है, और आपको ये डायग्राम भी देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ नेमिंग्स भी दी हुई हैं एज यू कैन सी, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये है स्पेस शटल आपका, इसमें भी कुछ नेमिंग्स किए हुए हैं और आपको बताया गया है कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आप यहाँ पे अगर आप देखो, ऑलवेज रिमेंबर में तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि जो रॉकेट आप फायर क्रैकर के तरह से यूज़ करते हो दिवाली में, वो भी एक सॉर्ट ऑफ लॉन्चर है, यानी कि उससे वो भी एक टाइप है जिसे यूज़ करके सैटेलाइट लॉन्चर बनाया जाता है। इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग अ फ्यूज एंड द रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इनटू द स्काई जस्ट लाइक अ सैटेलाइट लॉन्चर। ठीक है, जैसे आप रॉकेट ये वाला जलाते हो वैसे ही वहाँ पे भी सैटेलाइट लॉन्चर के लिए सिमिलर तरीका इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली अ बलून इज ब्लोन एंड रिलीज्ड विद इट्स end open. The air in the balloon is forcefully ejected and the balloon is pushed in the opposite direction. ठीक है, this can be explained using the Newton's third law of motion। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट लॉन्चर के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब हम सीखेंगे क्या? स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ। स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एज वी हैव सीन अबव, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर एंड मोर एनरिच्ड। राइट, आप जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि लोगों ने बनाया है, साइंटिस्ट्स ने बनाया है, वो बहुत एनरिच्ड हो चुके हैं, यानी कि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। राइट, हमारी इनफैक्ट आधी लाइफ जीने का तरीका यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, मतलब टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना, ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, प्रोवाइड किया जाता है। और हमारी आधी लाइफ तो इसी पे डिपेंड हो चुकी है, आधी के ऑलमोस्ट 70% लाइफ। ओके, सो हाउएवर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 9th स्टैंडर्ड में वी हैव लर्नड अबाउट द हाउ द टेलीस्कोप अबोर्ड artificial satellite are used to gather information about various objects in the universe। ठीक है, तो हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैसे टेलीस्कोप को यूज़ करके आर्टिफिशियल, मतलब टेलीस्कोप
आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो टेलीस्कोप होते हैं उससे इंफॉर्मेशन जमा की जाती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसे हम टेलीस्कोप के थ्रू पता करते थे, ये हमने पता करते हैं, ये चीज़ें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। इन दीज मिशन स्पेसक्राफ्ट आर सेंट to the nearby object in the solar system to observe them more closely. New information has been obtained from such missions. It is helping us to understand the creation and evolution of our solar system. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है देखने के लिए और हम चीज़ों को बहुत नज़दीक से, जैसे कि आपको अगर कई लाइट ईयर्स पीछे आपको ब्लैक होल भी होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। ये सब कैसे होता है? ये सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। यही सब जो डिस्कवरीज की गई हैं सैटेलाइट्स की, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम देख सकते हैं इतने नज़दीक से चीज़ों को। देन नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम के बारे में, अपने यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैटेलाइट्स और ये सब टेलीस्कोप्स या जो भी चीज़ें वहाँ पे स्पेस में भेजी जाती हैं स्पेस मिशंस के लिए, इससे हमें बहुत वास्ट अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। फॉर सच मिशंस द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इन द आउटर स्पेस। यानी कि हमें इन स्पेसक्राफ्ट को बाहर भेजने के लिए, इन टाइप के मिशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर बाहर जाना ही पड़ता है और यही मतलब आउटर स्पेस में जाना ही पड़ता है। सो टू अचीव दिस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर दैन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एज वी हैव लर्नड इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन लेसन में पढ़ा था कि हमें अगर कोई भी चीज़ इस टाइप की चीज़ अचीव करनी है कि हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज वो एक लिमिटेड जगह में है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक, बहुत ज़्यादा एकदम यूनिवर्स में नहीं फैला, वो एक लिमिटेड जगह तक है। तो हमें उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वो जो सर्कल है उसके बाहर जाना पड़ेगा और उसके बाहर जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की जो ऊपर जा रहा है वो बड़ा होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ से, यानी कि अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम बाहर जा सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अभी ये एस्केप वेलोसिटी होता क्या है ये बता देती हूँ। सो देखिए यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फार्मूला, यानी कि फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं कई सारे एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। देन उस ऑब्जेक्ट को का इनिशियल वेलोसिटी उस एस्केप वेलोसिटी से बढ़ाना पड़ता है। सो हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी देखते हैं √2gm/r और ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये बदलते ही नहीं हैं कभी भी। तो इसलिए अर्थ के हैं ये सब, मून के नहीं हैं, कहीं और के नहीं, यूनिवर्स के, सोलर सिस्टम के, ये अर्थ के जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ अर्थ पे वैरी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ द प्लैनेट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इट इज़ कांस्टेंट। ओके, सो हम ये सारे वैल्यूज इसमें एस्केप वेलोसिटी में पुट करते हैं और जो वैल्यू आता है ये वैल्यू 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है धरती से, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से, धरती के मतलब जो धरती का जो धरती है मतलब जो वहाँ से अगर कोई चीज़ उड़ रही है और अगर उसकी स्पीड 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, हमें बोला गया था ना कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो अगर इससे ज़्यादा है उसकी स्पीड, ठीक है, तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। सो if a spacecraft to escape the Earth's gravitational force to travel the outer space, it must have the minimum velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि कम से कम उसकी वेलोसिटी जो है
वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की होनी चाहिए, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर जा सकता है। और यही चीज़ें सैटेलाइट्स में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ की जाती हैं, जिसके थ्रू उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजा जाता है, जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या इससे ज़्यादा। अगर उसकी स्पीड इससे ज़्यादा रही सो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस कर देगा, ठीक है। सो वो बस इसी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ डू यू नो गिवन है, आप इससे देख लो। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द अस इज द मून. Light takes 1 second to reach from moon to the earth. It means that if travel with the speed of light, it will take 1 second to reach the moon. And however, since a spacecraft travels at much smaller speed, it takes longer time to reach the moon. The shortest time taken by the spacecraft to reach the moon so far is 8 hours and 36 minutes. यानी कि सबसे कम टाइम लगा था स्पेसक्राफ्ट को मून पे पहुंचने के लिए आज तक में, सो वो है 8 घंटे 36 मिनट्स, ठीक है। और अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हो तो आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा धरती से मून पे पहुंचने के लिए, ठीक है। सो अभी ये वीडियो के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।